नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, एक लड़का गोवा से अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बिहार के मुजफ्फरनगर आता है। लेकिन जैसे ही वो मुजफ्फरनगर आता है, उसका कत्ल हो जाता है। उसे यह नहीं पता था कि यह सफ़र उसके ज़िंदगी का अंतिम सफ़र साबित होगा। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर के सदर क्षेत्र में 14 अगस्त की सुबह एक कॉलोनी लगती है, शाहजहानंद कॉलोनी, गली नंबर 3। गली नंबर 3 के पास एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था। वह देखता है कि पास में रास्ते के किनारे एक बोरी है और बोरी में कुछ खून लगा हुआ है। कुछ कुत्ते वहाँ मंडरा रहे थे, घूम रहे थे। तभी वह बोरी के पास जाता है तो उसे शक होता है, तो वह फौरन ही लोगों को इसकी जानकारी देता है और पुलिस को सूचना दी जाती है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। और जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और बोरी को खोल कर देखती है, तो उसमें एक व्यक्ति का लाश रहता है, बॉडी रहती है। उसका गला कटा रहता है, उसके प्राइवेट पार्ट पर, उसके पेटों में काफ़ी गंभीर चोट के निशान रहते हैं। अब मौका वारदात पर पुलिस जांच पड़ताल करती है, लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर यह बॉडी किसकी है। शिनाख्त करती है तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है। लेकिन अब पुलिस वहां से बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर उसकी जांच पड़ताल करती है। तभी कहीं से उस लड़के, यानी कि लड़के का नाम जयप्रकाश रहता है। जयप्रकाश बरुराज क्षेत्र का रहने वाला होता है, मुजफ्फरनगर के। उसके घर यह सूचना जाती है कि जयप्रकाश की बॉडी मिली है। बिल्कुल जयप्रकाश जैसी ही बॉडी है, शरीर देखने से लग रहा है कि जयप्रकाश की ही है। अब उसके घर वाले माँ बाप फ़ोन करते हैं जयप्रकाश के भाई जो गोवा रहता था, तो उसका भाई बताता है कि वह गांव गया हुआ है। अब बड़ी हैरानी की बात थी कि 2 से 3 दिन हो गए थे, लेकिन वह गांव नहीं आया था। अब उसकी माँ थाने पहुंचती है और जाकर पुलिस वालों को बताती है कि साहब, मेरा बेटा लापता है। पुलिस उसे फ़ोटो दिखाती है कि हमें एक लाश मिली है, आप यह फ़ोटो देखकर पहचान करिए। जैसे ही माँ उस फोटो को देखती है साथियों, वह रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह कहती है कि साहब, उन दरिंदों ने, उस लड़की ने मेरे बेटे का कत्ल किया है, उन्हीं लोगों ने मारा है। अब पुलिस पूछताछ करती है तो माँ एक ऐसी हकीकत बताती है जिसको सुनकर सभी हैरान थे। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद लेती है। आसपास जो कैमरे लगे थे किसी के घरों में, वहाँ के कैमरों की तलाशी लेती है तो उसमें कुछ लोग एक साइकिल पर उस बोरी जिसमें जयप्रकाश की बॉडी थी उसे ले जाते हुए देखा जा रहा था। अब पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। तभी 3-4 लोग तो फरार हो जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति पकड़ा जाता है जो उसकी प्रेमिका रहती है, उसका ममेरा भाई रहता है, रविंद्र महतो। और वो ऐसी हकीकत बताता है जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते, शर्मसार हो जाते। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 3 साल पहले। बरुराज गांव का रहने वाला मुजफ्फरनगर का जयप्रकाश पढ़ाई लिखाई में भी ठीक ठाक रहता है, बेहद सरल स्वभाव का रहता है। लेकिन एक दिन अपने मामा के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके मामा के लड़की की शादी तय हो गई है, उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। अब जैसे कुछ दिनों बाद उसके मामा की लड़की की शादी तय हो जाती है और फिर शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो वह कुछ महीनों बाद अपने मामा के लड़की से मिलने के लिए उसके गांव यानी कि ससुराल साहेबगंज जाता है। जब साहेबगंज जाता है तो उसके मामा की लड़की यानी कि उसकी ममेरी बहन उसे देखकर बहुत खुश होती है कि उसका भाई आया है, बुआ का लड़का आया है। धूमधाम से स्वागत करती है, खाना वगैरह बनाती है, पूरी रात वो रुकता है, बातचीत करता है। अगले दिन सुबह जैसे ही होती है तो एक लड़की, बेहद ही खूबसूरत एक लड़की उसके कमरे में जाती है और उसे चाय देती है। जैसे ही जयप्रकाश को चाय मिलता है और आवाज़ लगाई जाती है कि उठ जाओ, ये चाय पी लो। जयप्रकाश नींद से जब उठकर देखता है तो सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी।
रात भर उस लड़की को उसने नहीं देखा था और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके ममेरी बहन की ननद रहती है। अब उसे देखते ही वह दिल हार जाता है और उसे चाहने लगता है मात्र एक ही नज़रों में, क्योंकि वह थी ही बहुत खूबसूरत। अब उस लड़की को जयप्रकाश चाहने लगता है, बातचीत करने लगता है। अब उस लड़की को पाने की जिद में वह कई बार अपने मामा के लड़की के ससुराल जाता था और ससुराल जाता था तो अब आते जाते धीरे धीरे लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। अब जब दोस्ती हो जाती है तो दोनों अब धीरे धीरे फ़ोन से बातें करना शुरू कर देते हैं और फ़ोन से बातचीत करना जब आगे बढ़ता है तो लड़की भी जयप्रकाश को प्रपोज कर देती है और अब जयप्रकाश लड़की को चाहने लगता है और लड़की जयप्रकाश को चाहने लगती है। दोनों दिलो जान से चाहने लगते हैं। अब इधर जयप्रकाश अपने मामा के लड़की से मिलने के बहाने जाकर उसकी ननद से बातचीत करता था, अपनी प्रेमिका से बातचीत करता था। दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहते थे, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। इसी दौरान मौका पाकर जयप्रकाश एक दिन उस लड़की से मिलने के लिए घर से बाहर बुलाता है और उसके बाद उसके साथ छुपे तौर पर लोगों से छुप छुप कर मिलता है और मिलने के बाद इसी दौरान उसने उस अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाता है और इसी दौरान उसकी कई फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी बना लेता है और अपने पास स्टोर कर लेता है। अब करीब 3 साल बीतने वाले होते हैं। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत को 3 साल बीतने वाले थे। इस दौरान वह कई बार मिलते हैं और कई बार प्रेम भरी बातें करते हैं। लेकिन एक दिन लड़की जयप्रकाश को बताती है कि अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब वो बीपीएससी की तैयारी के लिए पटना जा रही है, वो ऑफिसर बनना चाहती है। जयप्रकाश बेहद खुश होता है और कुछ पैसे भी उसे देता है। अब उसकी प्रेमिका पटना जाती है बीपीएससी तैयारी करने के लिए। जयप्रकाश भी पटना पहुंचता है और उसे एक रूम दिलाता है। रूम सेटलमेंट करवाने के बाद अब वहां से वह घर चला आता है। दोनों जी जान से चाहते थे, एक दूसरे के लिए जीते मरते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन इसी दौरान अब जयप्रकाश अपने घर पर रहने लगता है और उसके पास पैसे खत्म होने लगते हैं। तभी वो अपने भाई से बातचीत करता है, पैसे मांगता है तो उसका भाई कहता है कि एक काम करो कि तुम गोवा आ जाओ। दरअसल उसका बड़ा भाई गोवा रहता था। अब उसे गोवा बुला लेता है एक लाइनमैन के काम से, क्योंकि वहाँ पर एक भर्ती थी, जो लाइनमैन का एक पद था वो खाली था। तो उसे अब लाइन मिस्त्री कहें या बिजली मिस्त्री कहें, उसके काम के लिए उसे गोवा बुला लेता है और इधर जयप्रकाश गोवा चला जाता है। कुछ दिनों तक गोवा में घूमता है। गोवा उसे काफ़ी अच्छा लगता है। अब वो अपनी प्रेमिका से फ़ोन करता है, बातचीत करता है और पूछता है कि पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। प्रेमिका उसकी बताती है कि बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई चल रही है, वो अब बेहद खुश है। अब इस दौरान धीरे धीरे 2 से 3 महीने गुजरते हैं। अब उसकी प्रेमिका बातचीत करना धीरे धीरे कम कर देती है। जब भी जयप्रकाश फ़ोन करता था तो वो कहती थी कि वह तैयारी में बिज़ी है, थोड़ा सा समय चाहिए, फिर वह उससे शादी कर लेगी, फिर एक दूसरे के हो जाएंगे और फिर से बातें करेंगे। अब जयप्रकाश जब भी फ़ोन करता, लड़की कभी ना कभी थोड़ी बहुत बात करके फ़ोन रख देती थी। अब धीरे धीरे लड़की उसे अवॉइड कर रही थी और इधर जयप्रकाश परेशान होने लगता है। उसे लगता है कि लड़की लग रहा है किसी और की मोहब्बत में पड़ चुकी है। तभी उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी हालत बहुत सीरियस हो जाती है, बीमार पड़ जाती है। अब इस दौरान लड़की के घर वालों के पास इतना पैसा था नहीं कि वो उसका इलाज करा पाएँ और लड़की की पढ़ाई लिखाई का खर्च। तभी जयप्रकाश को लड़की फ़ोन करती और कहती है कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, मैं पटना के एक हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है। अगर तुम मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो तो कुछ पैसों की मदद करो। अब लड़का जयप्रकाश तैयार हो जाता है अपनी महबूबा के बीमारी का खर्च उठाने के लिए। वह करीब 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च करता है और उसका इलाज करवाता है। अब धीरे धीरे लड़की सही हो जाती है, फिर से जयप्रकाश से बातचीत करती है। कुछ दिन और गुजरता है तो लड़की अब धीरे धीरे बातचीत करना बंद कर देती है। अब एक दिन जयप्रकाश को अपनी प्रेमिका की बहुत याद आने लगती है। वह बेकरार होने लगता है और अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है कि आखिर वह कर क्या रही है, आजकल कहाँ है। तो लड़की फ़ोन पर
फ़ोन आ रहा था और वो रिसीव नहीं करती है, तो जयप्रकाश परेशान होकर मैसेज करने लगता है कि भाई आजकल तुम कहाँ हो, इतना दूरी बनाकर क्यों रखती हो। लड़की मैसेज से रिप्लाई करती है कि वह पढ़ाई लिखाई में व्यस्त है और उसका एग्ज़ाम आने वाला है। लेकिन तभी कहीं से जयप्रकाश को पता चलता है कि लड़की किसी और से बातें करती है, क्योंकि वह कई बार फ़ोन करता था तो उसका कॉल वेटिंग में जाता था, और जब जयप्रकाश बात करने की कोशिश करता था तो लड़की उसे कहती थी कि वह बिज़ी है, वह पढ़ाई कर रही है, लेकिन रात रात भर कहीं किसी और से बातें करती थी। अब जयप्रकाश को बुरा लगता है। एक दिन बैठकर काफ़ी सोचता है, परेशान होता है और उस लड़की को याद करके, अपनी प्रेमिका को याद करके काफ़ी रोता है कि जिसको उसने चाहा और उस लड़की के लिए इतना कुछ किया और वह लड़की उसके लिए जीती मरती थी, और आज जब से पटना पढ़ाई करने के लिए गई है वो उसे भूल सी गई है। आखिर ऐसा क्यों कर रही है। लड़का फ़ोन करता है, लड़की से बातचीत करता है और सारी बातें बताता है। लड़की कहती है कि देखो कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, और फिर फ़ोन बंद कर देती है और जयप्रकाश से बातचीत करना बंद कर देती है। अब जयप्रकाश से बातचीत बंद कर देती है तो जयप्रकाश पागल होने लगता है, परेशान होने लगता है उस लड़की के लिए, अपनी मामा की लड़की की ननद के लिए परेशान होने लगता है। अब इधर जयप्रकाश परेशान होता है, कई बार फ़ोन मैसेज करता है कि एक बार बात कर ले, लेकिन लड़की बात नहीं कर रही थी। उधर वह लड़की के प्यार में इस कदर पागल था कि अब गोवा में उसका मन नहीं लग रहा था। अब इधर एक दिन और फ़ोन करता है और कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की शादी करने से इनकार कर देती है और दोबारा फ़ोन ना करने की नसीहत देकर फ़ोन रख देती है और फिर दोबारा फ़ोन नहीं रिसीव करती है। तभी जयप्रकाश को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बदले की भावना से अब उसे जितना पैसा खर्च किया था, जितना समय दिया था, सारी चीज़ें याद आने लगती है। अब वह सोचता है कि आखिर लड़की किसी और के प्यार में इस कदर बदल जाएगी, उसने सोचा भी नहीं था। अब जयप्रकाश के पास जो उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थी वो उसके लड़की के रिश्तेदारियों में भेजने लगता है, उसके भाई, उसके रिश्ते के जीजा वगैरह पर भेजने लगता है। अब जैसे ही लोगों पर अश्लील वीडियो, अश्लील फ़ोटोज़, आपत्तिजनक फ़ोटोज़ जाती हैं तो लोग देखकर हैरान थे कि जो लड़की बीपीएससी की तैयारी करने के लिए गई है उसका जयप्रकाश से संबंध है और उसके साथ इसने इस तरह की हरकत की है। अब लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, और जब तरह तरह की बातें करने लगते हैं तो यह बात लड़की के ममेरे भाई रविंद्र महतो के पास पहुंचती है। रविंद्र महतो उसे फ़ोन करता है और पूछता है कि तुम्हारी कुछ वीडियोज़, फ़ोटोज़ वायरल हो रही है जो जयप्रकाश ने वायरल की है, कई रिश्तेदारियों में भेजा है, आखिर यह सब क्या है। लड़की रोने लगती है, परेशान होती है और जयप्रकाश को फ़ोन करती है और धमकियां देती है कि अगर तुम मिल जाओगे तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, बहुत कुछ कहती है। लेकिन जयप्रकाश फिर फ़ोन रख देता है। कुछ दिन बाद उसके घर वालों को ये सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ उसके पिता को भी दिखाई देती है तो परेशान हो जाते हैं। लड़की से पूछताछ करते हैं तो लड़की बताती है कि वह एक दिन घर पर आया था, उसी समय की यह फ़ोटोज़, वीडियोज़ है। वह मुझे बहुत प्यार करता था और मैं भी चाहती थी, लेकिन इन सब कामों के लिए मैं तैयार नहीं थी। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती ये सब करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं उससे बातें भी नहीं करती हूँ। अब घर वाले उसे फ़ोन करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं और उसके घर वालों को भी जाकर डराते धमकाते हैं। लेकिन कुछ दिन और गुजरता है। अब इधर लड़की का वीडियो वायरल होने लगता है, कई जगह जाता है तो वो परेशान हो जाती है। अब परेशान होकर एक दिन जयप्रकाश को फ़ोन करती है। फ़ोन करके कहती है कि देखो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, जो हुआ सो हुआ, अब मेरे घर वाले तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तभी जयप्रकाश कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे बुलाकर मुझे जान से मारना चाहती हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन लड़की बड़े प्यार से अपने प्रेम जाल में फंसाती है, बात करती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं पढ़ाई में बिजी थी तो तुमने मुझे धोखेबाज समझ लिया और मेरी फ़ोटोज़, वीडियोज़ वायरल कर दी। अब मेरे घर वाले चाहते हैं कि तुमसे मेरी शादी हो जाए, जो बदनामियाँ हो रही हैं वो ख़त्म हो जाए। लड़का कहता है कि नहीं, मुझे मालूम है कि तुम मुझे मरवाना चाहती हो, मैं नहीं आऊँगा। तभी लड़की कहती है कि नहीं, तुम जल्द से जल्द आओ, मैं अपने घर वालों से बात कर ली हूँ, सभी लोगों को पता है कि तुम आओगे और तुम्हारी शादी की बात होगी, तुमसे लोग मिलना चाहते हैं। अब लड़का किसी तरह से विश्वास करता है
और विश्वास करने के बाद गोवा से मुजफ्फरनगर आता है 13 अगस्त को। मुजफ्फरनगर आने के बाद वो अपने भाई के किराए के कमरे पर जाता है। वहाँ जाकर वह फ्रेश होता है और उसके बाद वहाँ से मिलने के लिए, लड़की से, अपने प्रेमिका से मिलने के लिए वह एक होटल जाता है। होटल जाता है तो देखता है कि वहाँ प्रेमिका पहले से मौजूद रहती है और जब प्रेमिका से मिलता है तो वह काफ़ी खुश होता है। प्रेमिका का जो बहुरूपिया रंग रहता है उसे देखकर वह बेहद खुश रहता है। उसे लगता है कि वाकई में उसकी प्रेमिका उसे शादी करने के लिए ही बुलाई है। दोनों काफ़ी खुश रहते हैं, लड़की भी खुश रहती, लड़का भी खुश रहता है। जयप्रकाश अपनी महबूबा के साथ नाश्ता वगैरह रेस्टोरेंट में करता है और करने के बाद कहता है अब बताओ मुझे क्या करना है। तभी लड़की कहती है कि एक काम करो, यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं और चलो, मेरे मामा का लड़का यहीं रविंद्र महतो रहता है, उसके कमरे पर चलते हैं और वहाँ चलकर बातचीत करते हैं। उसके बाद घर वालों से बातचीत होगी। अब रविंद्र महतो के कमरे पर लेकर अपने प्रेमी जयप्रकाश को लड़की जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद कुछ देर वह आराम करता है, बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद अब वहाँ से साइड होती है और जाकर अपने घर वालों को फ़ोन करती है और बताती है कि लड़का जयप्रकाश यहाँ कमरे पर आया है, आराम कर रहा है। जैसे ही यह खबर उसके पिता और भाई को मिलती है वह फ़ौरन ही वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद लड़का जयप्रकाश वहाँ आराम कर रहा था। तभी रविंद्र महतो और लड़की का पिता और भाई मिलकर और लड़की मिलकर उस लड़के को पकड़ लेते हैं, जयप्रकाश को, और पिता कई सारी बातें कहने लगता है कि तुम मेरी बेटी का वीडियो वायरल करोगे, उसके साथ खिलवाड़ करोगे तो मैं तुम्हें ज़िंदा कैसे छोड़ दूँगा। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करवाऊँगा। और लड़की भी कई सारी बातें बोलती है। अब लड़की का रूप रंग देखकर लड़का हैरान था, वह जानता था कि वह फंस चुका है। अब वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करता, लेकिन तभी सभी ने मिलकर उसका गला दबा दिया और लड़की चाकू लेकर आती है और उस चाकुओं से अपने ही प्रेमी का गला काट देती है। उसके पेटों को चीरती फाड़ती है, कई बार हमले करती है गुस्से में, और उसका पिता और भाई मिलकर उसके प्राइवेट पार्ट को भी क्षति पहुंचाते हैं, चोटिल करते हैं। और गला काटने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो अब एक बोरी लेकर आते हैं और उसमें उसकी बॉडी को तोड़ मड़ोड़ कर भरते हैं। और भरने के बाद जैसे ही अंधेरा होता है वह अपने घर से कुछ दूरी पर, यानी कि सहजानंद कॉलोनी गली नंबर 9 में यह घटना होती है, और वहाँ से कुछ दूरी पर ले जाकर बॉडी को, यानी कि बोरे को, रास्ते के किनारे फेंक देते हैं और वहाँ से चले आते हैं। अब अगले दिन जब लाश मिलती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पास में ही एक मकान में सीसीटीवी कैमरा लगा था। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज तलाशती है उसके बाद उसे देखती है कि कुछ लोग साइकिल पर रखकर इस बोरी को ले जा रहे थे, लेकिन अब उनकी सही से पहचान नहीं हो पा रही थी। अब कितने लोग थे, कौन कौन से लोग थे, साफ चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस अब कॉल डिटेल्स निकालती है लड़के की और टावर लोकेशन, आखिरी जो टावर लोकेशन थी जयप्रकाश की, वह नोटिस करती है तो पता चलता है कि जिस जगह उसका कत्ल किया गया है वहाँ 5 लोग मौजूद थे उस समय, और उन 5 लोगों ने मिलकर उसका कत्ल किया है। और उसकी पूर्व की प्रेमिका जो रहती है, इसी ने इसे बुलाया था और इसी से इसकी बात हुई थी। अब पुलिस लड़की के घर वालों को गिरफ्तार करने के लिए जाती है। लड़की और उसके घर वाले फरार रहते हैं। रविंद्र महतो पकड़ा जाता है, लेकिन 2 से 3 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस सभी को गिरफ्तार करने में सफल हो जाती है और गिरफ्तार कर लड़की से पूछताछ करती है तो लड़की सारी हकीकत बताती है। उसको यह बदनाम कर रहा था। कुछ दिन पहले अश्लील वीडियो बना करके उसने लड़की को बदनाम करने की कोशिश की, तो लड़की अपना बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी और अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया। पुलिस सभी को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। रविरंजन जी हैं फतेहपुर दिल्ली से। सतीश गुप्ता हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फैजल खान भाई हैं अजमेर के रहने वाले हैं। शाहिल खान हैं देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इतना प्यार देते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए
मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ साथियों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।